नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हेल्थ ओपीडी के एक और ब्रॉडकास्ट में। हमेशा की तरह आज का विषय भी काफ़ी काम का साबित होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट यानी जब घुटना बदलवाने की सर्जरी करनी होती है, तो कौन-सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है? इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक़्त लगता है? ये सारी तमाम जानकारी जो है हमारे साथ शेयर करेंगे डॉक्टर सीएस यादव। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रियंका फॉर जी। हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर यादव चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स प्राइमेस हॉस्पिटल में। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। खास बात ये है कि इससे पहले एम्स में रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मरीजों को ठीक करते रहे हैं, जिनको कि पहले नी रिप्लेसमेंट कराया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। जी सर, एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ थैंक मैं इस थैंक यू सेशन में। प्रियंका। बहुत ही हुँ। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आजकल के ज़माने में फॉर हैविंग मी फॉर दिस इम्पोर्टेंट शो। जी सर, हमारी कोशिश है, हमारा पूरा मकसद है कि हम लोगों को सही जानकारी दें, एक्सपर्ट के माध्यम से जानकारी दें, ताकि वो मिसगाइड ना हो और उनके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी सवाल है, उनका जवाब यहाँ आपके माध्यम से उन तक पहुँचे। डॉक्टर साहब पहला सवाल है कि हुँ। कब क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं जिन्हें देख कर के ये माना जा सकता है, समझा जा सकता है कि भविष्य में घुटना बदलवाने की नौबत आ सकती है? हाँ, होता क्या है प्रियंका, हर एक हड्डी का जो जॉइंट होता है ना? जॉइंट के ऊपर एक चिकनी कार्टिलेज होती है। वो धीमे-धीमे करके कार्टिलेज खत्म हो जाती है। बहुत सारी वजहें होती हैं जिसकी वजह से खत्म हो जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न बढ़ती हुई एज के साथ खत्म होती है और जिन लोगों का स्पेशली वेट ज़्यादा होता है। और फीमेल में थोड़ा-सा इसका ज़्यादा अर्थराइटिस की इंसिडेंस पाए गए हैं। तो होता क्या है कि जब आपकी कार्टिलेज खत्म होने लगती है, मैं मानता हूँ मोर देन 50% अक्सर मैं बोलता हूँ, जब कार्टिलेज आपकी चिकनी थिकनेस होती है, वो जब खत्म होने लगती है तो आपको लंबा चलने-फिरने में प्रॉब्लम होने लगती है। आप पेशेंट ये कहता है कि मैं डॉक्टर साहब पहले तो खूब चलता था, अब उतना नहीं चल पाता हूँ, लंबा चलने में मेरे को प्रॉब्लम होने लगी है। तो इसका मतलब वो कार्टिलेज की थिकनेस कम हो जाती है। फिर धीमे-धीमे करके वो आप जितना चलते थे वो कम होने लगता है। एक जी। स्टेज वो आती है कि कार्टिलेज बिल्कुल बचती नहीं है, हड्डी-हड्डी से टकराती है। जो उसके ऊपर चिकनी प्रोटेक्टेड लेयर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है 80%, 70%, कुछ लोगों में 100% तक खत्म हो जाती है। जब जी। इतनी हो जाती है तो होता क्या है, पेशेंट को जो है चलना-फिरना काफ़ी कम हो जाता है, पेशेंट को अड़ोस-पड़ोस में जाने के लिए, मदर डेयरी जाने के लिए, इवन आस-पास कहीं घूमने के लिए, मॉल में चलने के लिए भी मुश्किल होने लगती है। जी। और कई बार पेशेंट के पैर भी टेढ़े होने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को इवन सोसाइटी में टेढ़े पैरों के साथ उनका चलने का तरीका भी ऐसे-ऐसे हो जाता है, इसको हम बेडलिंग गेट बोलते हैं। तो इस तरीके से चलने लगते हैं। फिर एक हम लोग एक्स-रे देखते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं अक्सर एक्स-रे में हमें वही मिल जाता है। जो हड्डी के बीच में जो जॉइंट की जो स्पेस होता है, काली-काली एक्स-रे में जो जगह होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। मतलब एक्स-रे से लग रहा है ये क्लियर कट अर्थराइटिस हो रही है। पेशेंट को अपना डे टू डे बेसिस पे रोजमर्रा की स्थिति में चलने-फिरने में, इवन किचन पे काम करने में, खड़े होने में मुश्किल होने लगती है और चाल खराब होने लगती है, पैर टेढ़े पड़ने लगते हैं। तो इसका मतलब अब वो स्टेज आ गई है कि आप नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लें। जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान शब्दों में आपने समझाया, लेकिन इससे जुड़ा एक और सवाल है मेरे मन में कि कई लोग को बड़ा कंसर्न होता है, हालाँकि शायद वो नी रिप्लेसमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है ये सवाल सीधा, लेकिन हुँ, अक्सर हुँ। लोग कहते हैं कि वो जो घुटने में कट-कट की आवाज़ आती है, तो ये जो कट-कट की आवाज़ है, इसका घुटने को से खराब होने से कितना संबंध है इसका? हाँ, नहीं कई बार कट-कट की आवाज़ एक तो नॉर्मल भी हो सकती है, कई बार मेनिस्कस की इंजरी हो सकती है ना? कुछ पहले चोट लगी हो और कई बार जन्म से ही मेनिस्कस का कुछ इधर-उधर हो सकता है। तो कट-कट की आवाज़ एक बिना बीमारी के भी आती है। जब कट-कट की आवाज़ के साथ पेन भी एसोसिएटेड है और जब पेशेंट अपने नी को लेके सिक्योर फील नहीं करता है, तो वो कट-कट फिर वो सीरियस हो जाती है। उसको जी। हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए। खाली ऐसे ही कट-कट है कई बार और बाकी अदरवाइज़ यू आर कंफर्टेबल, खूब आप वॉक कर रहे हैं, सारे एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो फिर उसको हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, दैट्स ऑल। जी।
ये जो आपने उम्र की बात की थी कि उम्र जनित समस्या कह सकते हैं, इसको बीमारी कह सकते हैं, तो किस उम्र में हम मान सकते हैं कि घुटने की समस्या होना एक आम चीज़ है, आम बात है? यूजली 50 के ऊपर फीमेल में काफी ये कॉमन होने लगता है और मेल में 60 के ऊपर, है ना? तो होता क्या है कि हम लोगों का लाइफ स्टाइल या थोड़ा सा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऐसा है, हमारा कुछ डाइट का भी रोल होगा, कई सारे फैक्टर एक साथ मिलके काम करते हैं। तो हम लोगों में जो अर्थराइटिस थोड़ी सी जल्दी आ जाती है इन जी, कंपैरिजन टू अवर वेस्टर्न काउंटर पार्ट, जो कॉकेशियंस होते हैं उनके मुकाबले। तो उसमें काफी बड़ा परसेंटेज, एग्जैक्ट इसको बताना मुश्किल काम है, अलग अलग डाटा है कितने बड़े, कितना वो परसेंटेज है, लेकिन फेयर परसेंटेज है उनको प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को इस उम्र पे भी कमी होती है, और अगर वो कम उम्र में अपना ट्रीटमेंट थोड़ा सा जल्दी जाके शुरू करा दें, तो फिर वो मेजर जो बड़ी चीज है जिसको कि हम जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं, उससे बच सकते हैं। या जॉइंट रिप्लेसमेंट को कम एज में ना करना पड़े, बहुत डिले कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। सर यहाँ एक और सवाल है अक्सर नी रिप्लेसमेंट से पहले जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लंबे वक़्त तक ट्रीटमेंट चलता है, अक्सर लोग कोई भी चाहता है कि जितने दिन चल पाए उतने दिन चला लेते हैं, बाद में नी रिप्लेसमेंट कराएँगे। तो एक तो हम्म। ये है कि मेरा सवाल कि क्या वाक़ई वेट करना जो है, इंतज़ार करना सही रहता है या फिर जल्दी करा लेना ठीक होता है? नहीं, बहुत अच्छी प्रियंका तुमने बात ये पूछी है। अक्सर पेशेंट कई बार तो डरा हुआ होता है ना? बिल्कुल। उसके चक्कर में बहुत डिले करता रहता है ना? और ये सही बात भी है कि जितना लेट हो वो लेट ही करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। ये इलेक्टिव सर्जरी है, प्लान्ड सर्जरी है। मैंने जैसे कि बताया, अगर नी एक्सरे देखने के बाद आपको लगा स्पेस बिल्कुल खत्म है, आपके पैर टेढ़े पड़ गए, आपका चलने का तरीका खराब हो गया है, और ऑलमोस्ट डेली जो रूटीन काम, जो जितना चलना फिरना जरूरी है रूटीनली, अगर उतना करने में भी आपको मुश्किल होने लगी, आपको लगता है मुझे गोली खानी पड़ेगी, मतलब अड़ोस पड़ोस जाने में भी, मैंने बताया पास में कोई मदर डेयरी है वहां जाने में, इवन सैर करना बहुत जरूरी है। अगर आप सैर नहीं करते हो 20-25 मिनट, तो आप सारी बीमारियों को भी बुलाते हो, डॉक्टरों के चक्कर बढ़ जाते हैं, इवन आपका बुढ़ापा तेजी से आता है। जो लोग जी, सैर करते हैं, वॉक करते हैं, वही अपने बुढ़ापे को भी काफी दूर रख सकते हैं। तो आपको जो रूटीन एक्टिविटी में प्रॉब्लम डेली होने लगे, फिर वो स्टेज है कि आपको, और आपने बाकी ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए हैं, है ना? बाकी आपने एक्सरसाइज करने वाला, कुछ दवाई का ट्रीटमेंट है। दवाई का ट्रीटमेंट मिनिमम इसका इफेक्ट होता है, लेकिन नॉन दवाइयों वाला ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है। वेट कम करने वाला, स्पेशल एक्सरसाइज, कुछ प्रिकॉशंस लेने वाला, कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने वाला, ये जी, सब ये आपने सवाल कर लिया है, जी, उस यहाँ पे फिर करा लेना चाहिए जॉइंट रिप्लेसमेंट, डरना नहीं ये जो चाहिए। आपने लाइफ़स्टाइल चेंज करने की बात की, हालाँकि ये सवाल था मुझे लगा था कि मैं बाद में पूछूँगी लेकिन अब मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप इसका जवाब दें कि कौन-कौन से लाइफ़स्टाइल चेंज करने की बात करते हैं? जैसे कि इसमें ज्यादा चेंज नहीं करना होता है लाइफ स्टाइल में, जैसे कि उकड़ू बैठना, इंडियन टॉयलेट पे बैठना, पालती मार के बैठना पूजा के लिए, ऊपर मूडे पे बैठो, नीचे पैर लटका दो, नमाज की जो पोस्चर होती है उस तरीके से बैठना, और दौड़ना है, हाई हील स्ट्राइकिंग एक्टिविटी जिसे बोलते हैं, ये जी, सब चीजें आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप ऑलमोस्ट सारी चीजें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये लोगों को एक और बड़ी गलतफहमी है कि मैं चलूंगा तो घुटना मेरा ज्यादा घिसेगा और जल्दी खराब हो जाएगा और मुझे रिप्लेसमेंट कराने पड़ेगा। ये गलत बात है। मैं हमेशा इस बात को बताता हूँ, मॉडरेट अगर आप चलते हो 2-3 किलोमीटर, वो घुटने को अच्छा काम करता है। घुटने के लिए वो दवाई है, घुटने की वो डोज है। जब आप घुटने पे, आप थोड़ा सा वेट पड़ता है, आप चलते हो, तो उसका जो है वाटर कंटेंट्स और उसकी जो कार्टिलेज की जो क्वालिटी है वो अच्छी मेंटेन रहती है। अगर उस पर बिल्कुल लोड नहीं डालते हो तो जल्दी से वो डिजेनरेट कर जाती है। इसलिए मॉडरेट एक्टिविटी हमेशा घुटने के लिए अच्छी रहती है। मॉडरेटली चलते रहना और ये 4-5 चीजों को अवॉइड करना। क्या सर इसमें एक ये बहुत अहम बात आपने बताई कि मॉडरेट एक्सरसाइज़, तो कई लोग जिमिंग करते हैं, खासकर बहुत सारा ट्रेडमिल इस्तेमाल करते हैं, बहुत तेज़ रफ़्तार से। क्या उसका भी कोई नेगेटिव असर पड़ता है घुटनों पर? नहीं, एज सच अगर आपके घुटने अच्छे हैं,
है ना, आपके घुटने में प्रॉब्लम नहीं है तो आप ट्रेडमिल कर सकते हैं। अगर आपके जूते अच्छे हैं, थोड़े सोल कुशन्ड है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नेगेटिव नहीं आता। हाँ, एक चीज जरूर मैं फील करता हूं, आप ट्रेडमिल की बजाय मान लो आप किसी सॉफ्ट जमीन पे दौड़ रहे हैं, बीच पे दौड़ रहे हैं, वो ज्यादा सेफ है ट्रेडमिल से। जी। लेकिन कुछ वो चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, कई बार ऐसी सरकमस्टांसेस नहीं होती हैं कि आप बीच नहीं है, सॉफ्ट सरफेस नहीं है, तो आप ट्रेडमिल पे भी अपने कैपेसिटी के हिसाब से अच्छे जूते पहन के वॉक भी कर सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं, डिपेंडिंग आपका फिटनेस लेवल क्या है, आपके एज कितनी है, आपका वेट कितना है। तो ये सारे इंडिविजुअल पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से दौड़ना कोई खराब चीज नहीं है। जी, जी, बिल्कुल, ये जो ट्रेडमिल वाला सवाल था वो इसीलिए मैंने पूछा कि बहुत मिसकंसेप्शन है इस चीज़ को लेकर। अक्सर कहा जाता है कि नहीं आप ट्रेडमिल इस्तेमाल करेंगे तो ट्रेडमिल घुटने से सेफर दूसरी चीज है, सॉफ्ट फ्लोर या बीच, दैट इज मोर सेफ। बट ट्रेडमिल पे भी अगर ये सब नहीं है तो आप दौड़ सकते हैं, और अगर आपका घुटने की कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। जी। एक और अहम सवाल है जो कि है लुब्रिकेटिंग इंजेक्शन, विस्को सप्लीमेंटेशन जो होता है, वो भी अक्सर मैंने देखा है जिनको नी में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए कई बार सजेस्ट किया जाता है। कितना असरदार है ये? प्रियंका देखो, मैं इसके बारे में 3-4 आपको कमेंट करूंगा। जो चिकनाई वाला इंजेक्शन लगता है, 20,000 का आता है, 15-20 हजार का, 25 का भी आता है कुछ कंपनी का। जी। एक तो इससे टेम्परेरी पेन सप्रेशन होता है। जो बीमारी का जो ग्राफ होता है ना, जैसे हमारी कार्टिलेज धीमे धीमे थिकनेस कम हो रही है, वो कार्टिलेज की थिकनेस को कम होने से नहीं रोकता। हम और दूसरी चीजों से उस ग्राफ को ऐसे फ्लैट करने की कोशिश करते हैं, इस ग्राफ को फ्लैट कर दें। इससे जस्ट टेम्परेरी पेन सप्रेशन है, और जी। ओवरऑल लॉन्ग रन में इसका कोई फायदा नहीं है। मैं बहुत ज्यादा इसके फेवर में होता नहीं हूं, ना मैं एडवाइस करता। इट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी चीजें हैं जो मैंने बताई आपको, करना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर पेन सप्रेशन भी होता है तो अर्ली स्टेज में होता है। कुछ लोग मैंने देखा है बहुत लेट स्टेज में भी ये इंजेक्शन लगाते रहते हैं। इट इज मिसयूज ऑफ इंजेक्शन, और इट इज वेस्टेज ऑफ मनी। और मैंने ये भी देखा है, एम्स में इतने ज्यादा ओपीडी का नंबर होता था हमारा, तो वहां बहुत से मरीज ऐसे आते थे, डॉक्टर साहब मैं इंजेक्शन लगाने से पहले तो ठीक था, और इंजेक्शन लगाने के बाद मेरी परेशानी बढ़ गई है, मुझे हो गए 4 महीने, कोई कहता था 6 महीने इंजेक्शन लगाने के बाद। तो कई बार इंजेक्शन उल्टा भी पड़ जाता है। तो ये इट इज नॉट ए वेरी गुड प्रैक्टिस और सेफ प्रैक्टिस, व्हाट जी। आई फील। और मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ अपनी लाइफ में। इट इज वेस्टेज ऑफ। बहुत अच्छी बात है कि आपने जितना ओपनली बताया कि ये कई बार नुकसान भी इसका हो सकता है, तो आप जो भी ट्रीटमेंट कराएँ अपना सोच समझ के अपने डॉक्टर्स की सलाह से बातचीत करके तब आप उसे ऑप्ट करें। सर अब चूँकि हम लोग नी रिप्लेसमेंट पर जो मेरे सवाल है वो पूछूँगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है कि जब तक कोई रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं जाता है, तो उससे पहले दर्द कम करने के या दिक्कत तो आपने बताया कि लाइफ़स्टाइल चेंज करने की बात की, बट दर्द कम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? सिकाई करनी चाहिए या फिर ऑइंटमेंट लगाना चाहिए? क्या चीज़ है जो असरदार साबित होती है? देखो, एक तो आपने दवाइयों वाले दर्द दवाइयों से कम होगा, नो डाउट। लेकिन एक थाई मसिल होती है जो नी को सपोर्ट देती है, उसको हम क्वाड्रिसेप्स मसिल बोलते हैं, है ना। तो जी। जब अगर क्वाड्रिसेप्स मसिल को आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो वो नी जॉइंट को सपोर्ट देती है। सपोर्ट देने से भी नी का पेन कम हो जाता है। प्लस जब आप पेन किलर वो भी लेनी पड़ती हैं, कई बार पेन किलर को लेके बहुत लोग डरे हुए होते हैं, हाय मेरी गुर्दे खराब हो जाएंगे। ये भी जी। गलत फहमी है। इतनी जल्दी से कोई गुर्दे खराब नहीं होते, आजकल के पेन किलर बहुत सेफ हैं। तो क्वाड्रिसेप्स मसल डेवलप करें, वो दर्द में हेल्प करेगा। अपना वेट कम करें, वो दर्द में हेल्प करेगा। और जो मैंने बताया नीचे बैठना बंद करें, वो दर्द में हेल्प करेगा। उसके अलावा दवाई, पेन किलर और लोकल जो जेल आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, और हीट भी लगाई जाती है, ये कुल मिला के ये सारी चीजें दर्द को काफी हद तक खत्म कर सकते हैं। बहुत बढ़िया और ये सिकाई भी लोग करते हैं गर्म पानी से। हाँ, गरम से वो बिल्कुल कर सकते हैं। और जो कुल मिला के गरम ठंडे का ये सीधा सा सिंपल है, सिंपल प्रिंसिपल, कि गरम लगाना है या ठंडा लगाना है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अक्सर ये हमारा पेशेंट कंफ्यूजन में रहता है,
और डॉक्टर भी उसको कंफ्यूज करके रहते हैं। इसका काम गरम लगाओ या ठंडा लगाओ, इनका काम केवल टेम्परेरी सूदिंग इफेक्ट देना है। अगर आपको एक्यूट फेज, जब भी एक्यूट चोट लगी है, बहुत गर्म है बॉडी का हिस्सा, तो ठंडा लगाया जाता है, वहां पे आपको ठंडा सूदिंग इफेक्ट देता है। मेजॉरिटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस में आपको गर्म ही सूदिंग इफेक्ट देता है। तो कुल मिला के इन दोनों का रोल सूदिंग इफेक्ट देना है। जिससे आपको सूदिंग इफेक्ट मिल रहा है वो आप यूज करो, सिंपल। जी, जैसा आपने बताया सर अक्सर ये कहा जाता है कि पुरानी चोट है, उस हिसाब से भी कई बार चीज़ें देखी जाती हैं और ताज़ा चोट है तो वो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप और थोड़ा अगर विस्तार से बता दें क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन है, तो शायद लोगों के लिए काफ़ी काम का जैसे कि साबित हो। एंकल स्प्रेन होता है ना? अभी आपका घुटना मुड़ गया, आप कहीं घूमने फिरने जा रहे थे, है ना? उस समय तो आपको ठंडा लगाना पड़ेगा। अभी मुड़ा है, अब मान लो आपका, आपने उसमें प्लास्टर लगा लिया एंकल स्प्रेन के बाद, या उसमें ब्रेस लगा लिया, आपको हो गए 3 महीने, उसके बाद भी आपका एंकल का पेन नहीं जा रहा है, तो उस समय फिर 3 महीने के बाद फिर आपको उसमें गर्म हेल्प करेगा, उस समय ठंडा हेल्प नहीं करेगा।